नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सारा बासु आज आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीडियो प्रोग्राम में, जहां हम बात करेंगे गणितीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु उपयुक्त कौन कौन से उपागम हैं। हम इससे पहले के सत्रों में भी बात कर चुके हैं कि कौन कौन से गणित में ऐसे उपागम हैं जो आजकल वर्तमान समय में प्रयुक्त हो रहे हैं। इससे पहले के सत्र में हमने बात की थी 3 प्रकार के मुख्य उपागमों की, यानी कि आगमन एवं निवगम उपागम, विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक उपागम और एक तीसरा होता है खोज एवं समस्या समाधान उपागम। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक उपागम के बारे में। चलिए सबसे पहले ये एक बार दोबारा याद कर लेते हैं कि उपागम शब्द का अर्थ क्या है। तो उपागम शब्द अपने आप इसका अंग्रेजी रूपांतरण है अप्रोच, जिसका अर्थ होता है कोई विधि या तरीका जिसके माध्यम से हम किसी कार्य को करते हैं। यहाँ अगर हम गणित शिक्षण में बात करें तो उपागम से तात्पर्य यह है एक दृष्टिकोण जिसके माध्यम से पूरी पाठ्यचर्या आगे बढ़ाई जाती है। अब बात करते हैं आपके विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक उपागम, अंग्रेजी में कहें तो एनालिटिक एंड सिंथेटिक अप्रोच की। ये दोनों हम साथ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और ये दोनों ही उपागम एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। विपरीत होते हुए भी ये एक दोनों विपरीत के साथ साथ ये दोनों उपागम ऐसे हैं जो पूरक होंगे और इनके माध्यम से गणित शिक्षण बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाता है। दोनों ही उपागम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ ऐसे गणित के विषय होते हैं जिनमें हमें विश्लेषणात्मक उपागम का प्रयोग करना होता है, जबकि कुछ विषय ऐसे हैं जहाँ पर हमें संश्लेषणात्मक उपागम का प्रयोग होता है। कुछ गिनती के चुनिंदा ऐसे विषय भी आपको गणित में मिलेंगे जहाँ आप देखेंगे दोनों का मिश्रित प्रयोग आपको करना पड़ेगा, अर्थात कुछ सेक्शंस में या कुछ ऐसे चरण होंगे जहाँ आप विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कहीं संश्लेषणात्मक उपागम का प्रयोग करेंगे। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपके विश्लेषणात्मक उपागम या एनालिटिक अप्रोच किसे कहते हैं। ये किसी एक जटिल समस्या या कोई कठिन आपके पास जो भी समस्या रखी गई उसको पूरे छोटे छोटे भागों में हम बांटते हैं और फिर उनका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम जो हमारे पास एक बड़ी सी अज्ञात चीज़ है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ज्ञात टुकड़ों में बांटते हैं और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे अधिक विद्यार्थी या शिक्षार्थी क्रियाशील रहता है और शिक्षक का कार्य गौण होता है। वह केवल अपने आप समस्या समक्ष रखता है विद्यार्थियों के और उनको स्वतंत्र छोड़ता है कि वो अज्ञात समस्या से ज्ञात अपने तथ्यों तक कैसे पहुँचे और निष्कर्ष में समस्या का समाधान कैसे निकाले। चलिए अब बात करें इसके उपागम की प्रक्रिया पूरी कैसे चलती है। सबसे पहले अज्ञात जटिल समस्या विद्यार्थियों के समक्ष शिक्षक द्वारा रखी जाती है। फिर उसे विद्यार्थी अपने तर्क के आधार पर छोटे छोटे भागों में बांटता है, उन्हें देखने का प्रयास करता है कि उनमें से कौन सी चीज़ें पूर्व ज्ञान के आधार पे उसको ज्ञात है, किसी का सूत्र पता है, किसी की समस्या के लिए उसको सिद्धांत पता है या उससे पूर्व उससे संबंधित कोई कार्य कर चुका है। तो पूर्व ज्ञान के आधार पे वो अपने ज्ञात टुकड़ों तक पहुँचेगा, फिर पूरी समस्या का विश्लेषण करके वो समस्या का समाधान प्रयास करेगा खोजने का। जब उसके पास समस्या का समाधान आ जाएगा तो उसका सत्यापन करके वो किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है। इसके लिए एक बहुत सरल सा उदाहरण है जो हम इसको करके देख सकते हैं। सबसे पहले एक आयताकार बगीचा मान लीजिए, आपके पास प्रश्न ऐसा है जिसमें एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई पहले से बताई गई है कि 30 मीटर है और उसकी चौड़ाई 20 मीटर है। कहा यह गया है प्रश्न में कि उस पूरे बगीचे में अगर कटीला तार लगाना है जिसका दर आपका 10 रुपये प्रति मीटर होगा, तो पूरे के पूरे बगीचे में कटीला तार लगाने में कितना व्यय होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हल करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्यार्थी ने देखा एक जटिल समस्या है जहां उसको एक आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई बताई गई है जो चीज़ें ज्ञात हैं और उसको कटीले तार का दर भी बता दिया गया, अर्थात ज्ञात चीज़ है। अब उसको अज्ञात यानी कि पूरा व्यय बताना है, कितना खर्चा होगा पूरे बगीचे को आयताकार वाले को कटीला तार लगाने में। तो उसने क्या किया, सोचा कि सबसे पहले इसका परिमाप ज्ञात करें। परिमाप का सूत्र हम मान के चल रहे हैं कि उसको पूर्व ज्ञान के आधार पर पता है, अर्थात कितना होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। अर्थात क्या करेगा, वो सबसे पहले परिमाप ज्ञात करेगा, यानी 30 मीटर की लंबाई और 20 मीटर की चौड़ाई को जोड़ेगा जो 50 के बराबर आएगी और 2 से गुणा देगा तो उसके पास 100 आया। अब उसको आवश्यकता क्या हुई कि 100 मीटर तार की।
और उसके पास तार का दर क्या दिया गया है, पूर्व में पता है कि 10 रुपये प्रति मीटर। तो उसको कुल व्यय कितना होगा, कैसे ज्ञात करेगा, दोनों चीज़ों को गुणा करके, अर्थात 10 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 100 मीटर के लिए 100 गुना 10 यानी कि 1000 रुपये। तो वो उत्तर तक अपने आप पहुंच गया। अज्ञात चीज से ज्ञात की ओर करते हुए वह सरलता से, क्योंकि उसके पास क्या था, बड़ी समस्या को छोटे टुकड़ों में बांटा। उसने कहा परिमाप का मुझे सूत्र पता है, परिमाप के लिए दी गई जो लंबाई और चौड़ाई है वो भी मुझे ज्ञात है, और दर पता है, तो मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता हूँ और फिर समस्या का समाधान करता हूँ। तो ये हमारे लिए एक अच्छा सा उदाहरण हो गया जहाँ वो ज्ञात कर सकता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं विश्लेषणात्मक उपागम का प्रयोग का। हमारे पास मान लीजिए एक प्रश्न है जहां ज्ञात है a/b इज इक्वल टू c/d, और आपको सिद्ध क्या करना है, a+b/b इज इक्वल टू c+d/d, अर्थात अज्ञात है। यहाँ पर हमारे लिए विश्लेषणात्मक उपागम में क्या करते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी कि अज्ञात चीज हमारे पास क्या है, a+b/b इज इक्वल टू c+d/d। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अजम्पशन के आधार पे कहते हैं मान लेते हैं ये सही है, अर्थात a+b/b इज इक्वल टू c+d/d। अब अगले चरण में हम क्या करेंगे, a+b/b को दो भागों में बांट लेंगे, यानी विश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पे क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया। तो हम छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे, a+b की जगह हम लिख सकते हैं a/b प्लस b/b। उसी तरह दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं c+d/d को c/d प्लस d/d। अगले चरण में क्या देखेंगे आप, a/b तो रह गया आपका, प्लस b/b यानी कि 1 के बराबर, दूसरी तरफ c/d प्लस d/d अर्थात c/d प्लस 1, यानी कि दोनों तरफ एक का एक मान आया जो हम अगले चरण में घटा सकते, क्योंकि दोनों तरफ एक ही संख्या आई है। अगर दोनों तरफ घटा देते हैं तो हमारे पास अंतिम में क्या आता है, a/b इज इक्वल टू c/d, जो कि हमें पहले ही ज्ञात था, अर्थात अज्ञात से ज्ञात की ओर गए तो हम निष्कर्ष पे यही पहुंचे कि क्योंकि ये पहले से ज्ञात है तो जो हमने दूसरा समीकरण निकाला a/b इज इक्वल टू c+d/d वे भी सत्य होगा। तो हमने यहाँ क्या किया, विश्लेषणात्मक उपागम के आधार पे एक बड़ी जटिल सी हमें लग रहा था समीकरण, उसको सरल करके सिद्ध कर दिया। तो ये भी एक तरह का उदाहरण है विश्लेषणात्मक उपागम का। अब चलिए चर्चा करते हैं कि विश्लेषणात्मक उपागम के क्या गुण हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कि इनके गुण क्या हैं या इनमें कैसे सकारात्मक पक्ष हैं जिनके आधार पे इसका प्रयोग काफ़ी हद तक आपके गणित के शिक्षण में किया जाता है। तो सबसे पहली बात होती है मनोवैज्ञानिक रूप से ये प्रभावशाली विधि मानी जाती है। ये उपागम प्रभावशाली क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये विद्यार्थी केंद्रित या आप कहें अधिगमकर्ता केंद्रित है। यहाँ विद्यार्थी हर समय सक्रिय रहता है, स्वयं अपने तर्क के आधार पर वह समस्या का हल करना चाहता है। जो चीज़ अज्ञात है, बड़ी सी जटिल समस्या उसके समक्ष शिक्षक द्वारा रखी गई, उसको वो छोटे छोटे सरल टुकड़ों में बांटता है, उनमें से झांकने का प्रयास करता है कि कौन कौन सी चीज़ें उसको पूर्व ज्ञान के आधार पे ज्ञात हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको समस्या में ही दी गई हैं ज्ञात तौर पे। तो उन सब के आधार पे वो विश्लेषण करके अपने तर्क का प्रयोग करके समस्या के समाधान की ओर स्वयं बढ़ता है। हो सकता है कभी कभार उससे त्रुटि भी हो जाए, परंतु अंतिम चरण तक आते आते वह अपने आप समस्या का समाधान निकाल लेता है। तो इस प्रकार वो देखते हैं कि सक्रिय रहने के साथ साथ उसमें आत्मविश्वास की भावना भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने खुद करके सीखा। अगर शिक्षक स्वयं ब्लैक बोर्ड पर हल करके बता देता तो शायद उसका ज्ञान इतना स्थायी नहीं होता। इस प्रकार से विश्लेषणात्मक उपागम के प्रयोग से जो भी ज्ञान आता है वह बहुत अधिक स्थायी होता है। उसने स्वयं करके देखा, सक्रिय रहा, तो उसको लगेगा कि ये ज्ञान मेरे मस्तिष्क में बैठ गया है। दोबारा इसी प्रकार का यदि कोई और समस्या या प्रश्न रखा गया तो वह उसको भी सरलता से हल कर पाएगा। पूरी अधिगम प्रक्रिया गणित शिक्षण की उसके लिए रुचिकर हो जाती है, उसको ज़्यादा आनंद आने लगता है, उसकी जिज्ञासा की भावना भी जागृत होती है कि क्या मैं इस तरह के और प्रश्न भी हल कर सकता हूँ और इनके आगे मैं और विषय भी पढ़ सकता हूँ, स्वयं हल कर सकता हूँ। तो उसमें स्वावलंबन की भावना भी जागृत होगी। तो ये प्रभावशाली भी हो जाएगी, सरल सुगम हो जाएगी, सुदृढ़ आपकी शिक्षण विधि हो गई और आपको सबसे अधिक ज्ञान स्थायी हो गया, यानी आपकी तर्क शक्ति का विकास हुआ, सृजनात्मक शक्ति का विकास हुआ
और व्यक्ति अपने आप को आत्मविश्वासी अधिक समझने लगा। जब इतना अच्छा है, इसमें सब उपागम में इतने सारे गुण हैं, तो हम इसको फिर हर जगह क्यों नहीं प्रयोग करते? गणित शिक्षण के हर विषय के लिए क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें कुछ दोष भी होते हैं। तो चलिए उन दोषों पर भी एक बार नज़र डालते हैं। तो सबसे बड़ा दोष क्या है? अधिक समय। हमारे पास सीमित समय में पूरी पाठ्यचर्या को पूर्ण करने की एक जिम्मेदारी रहती है, शिक्षक पर भी, अधिगमकर्ता पर भी। तो जब अगर हमारे पास समस्या के लिए, समाधान के लिए यदि विश्लेषणात्मक उपागम का प्रयोग किया जाए हर स्थान पे, तो बहुत अधिक समय लगेगा। विद्यार्थी अपने आप को एक ही प्रकरण पर बहुत समय व्यर्थ करेगा, तो उसको समस्या आ सकती है, शिक्षक को भी समस्या आ सकती है। दूसरे, गणित के सभी समस्याएं या सभी प्रकरण ऐसे नहीं होते जहां पर हल करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाए। साथ साथ एक बात हम और जानते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, कि व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। सभी विद्यार्थियों की क्षमताएं एक सी नहीं होती, रुचियां एक सी नहीं होती, और उनमें जो भी कार्य करने की क्षमता के साथ साथ धैर्य होता है वो एक सा नहीं होता। विश्लेषणात्मक उपागम में हम क्या देख रहे हैं? बड़ी जटिल समस्या को छोटी छोटी समस्याओं में तोड़ना, फिर उनका विश्लेषण करके सोचने का प्रयास करना कि कैसे इनको हल किया जाए। चलिए अब अगले की चर्चा हम करेंगे, वो है संश्लेषणात्मक उपागम या सिंथेटिक अप्रोच। संश्लेषणात्मक उपागम हमने जैसे पहले बात की, विश्लेषणात्मक उपागम के एकदम विपरीत है और साथ साथ उसका पूरक भी है। जहां विश्लेषणात्मक उपागम में हमने क्या किया? बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। यहाँ हम एकदम विपरीत कार्य करते हैं, अर्थात छोटे छोटे ज्ञात तथ्यों से हम आधार बनाकर बड़े तथ्यों तक पहुंचते हैं, किसी अज्ञात समस्या के समाधान तक। वहां हमने विश्लेषणात्मक में जहां अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर हुए थे, यहाँ हम संश्लेषणात्मक उपागम में क्या करेंगे? ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ेंगे, अर्थात जो चीज़ें हमें पूर्व ज्ञान के आधार पर पता है, उन सब से धीरे धीरे हम आगे बढ़ के अज्ञात यानी समस्या के समाधान की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। वहाँ हमने देखा विश्लेषणात्मक उपागम में कि विद्यार्थी की केंद्रीय भूमिका होती है, केंद्र बिंदु वही रहता है, सक्रिय रहता है। यहाँ पर एकदम विपरीत स्थिति है, जहाँ शिक्षक की मुख्य भूमिका होगी, वही तथ्यों को प्रस्तुत करेगा, समस्या को प्रस्तुत करेगा और फिर उन चीज़ों को प्रयास करेगा कि विद्यार्थी को बताए कैसे हल किया जाए। जहां हमने तर्क शक्ति की बात की थी विश्लेषणात्मक उपागम में, यहाँ रटने पर या स्मरण शक्ति पर अधिक बल दिया जाता है, यानी विद्यार्थियों को जो तथ्य प्रस्तुत किए गए शिक्षक द्वारा, उनको रटने पर अधिक महत्व दिया जाएगा। तो यहाँ तर्क शक्ति के विकास को बिल्कुल भी नगण्य रखा जाता है। अब बात करें इसके उदाहरण की। चलिए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, जिसके तीनों कोणों का माप ज्ञात करना है। विद्यार्थी को यह समस्या प्रस्तुत की गई कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसके तीनों कोणों का माप उसको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए वो क्या करेगा? संश्लेषणात्मक उपागम में हम क्या करते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, अर्थात उसको क्या क्या चीजें ज्ञात है वो पहले ये देखने का प्रयास करेगा, फिर उन छोटे टुकड़ों को जोड़ के अपने समस्या के समाधान, अर्थात जो उससे प्रश्न पूछा गया है कि तीनों कोणों का माप, वहां तक पहुंचने का प्रयास करेगा। दो समकोण त्रिभुज है, हमारे पास दो शब्द हैं, समकोण और समद्विबाहु। तो सबसे पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज का अर्थ क्या है कि एक अंतःकोण 90 डिग्री का होगा। अगर एक अंतःकोण 90 डिग्री का है और पूर्व ज्ञान के आधार पे हम मान रहे हैं कि विद्यार्थी को ये भी ज्ञात है कि तीनों कोणों का कुल माप 180 डिग्री होता है, अर्थात उसके पास अब बाकी दो कोणों के लिए कितना बचा कोण? वो है 180 में से 90 घटाने पर 90 डिग्री। अब वो दूसरे चरण पे आता है जहां उसको पता है समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात दो उसके आपके किनारे बराबर होंगे। और कौन से होंगे? कर्ण तो हो नहीं सकता, यानी कि आधार और लंब बराबर होंगे समद्विबाहु अगर समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? उसने क्या सोचा? ये भी सिद्धांत उसको पहले से पता है, मान के चल रहे हैं कि अगर कोई दो द्विबाहु आपके ऐसे त्रिभुज के भुज हैं जहाँ पर किनारे हैं, जहाँ दोनों एक समान हैं, तो उनके समक्ष जो भी उनके सामने का कोण होता है वो अपने आप बराबर होते हैं, अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री उसको दो कोणों में बांटना है। तो वो क्या करेगा? 90
2 से भाग देगा, यानी 45 डिग्री। तो अब उसके पास अज्ञात यानी समस्या का समाधान आ गया कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का माप जो ज्ञात करना था, एक 90 डिग्री हो गया और बाकी दोनों कितने हुए, 45-45 डिग्री के। तो हमने देखा वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने पर अपने आप समस्या के समाधान तक पहुंच गया। चलिए एक और उदाहरण का देखते हैं हम, संश्लेषणात्मक उपागम का। हमने एक अभी देख लिया कोण आधारित, एक और उदाहरण देखते हैं जो समीकरण आधारित है। हमें यहाँ पहले से ज्ञात है a/b = c/d और हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है AC + 2b² / BC = c² + 2BD/CD। तो आपको क्या करना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2b/c अगर जोड़ देते हैं तो हम क्या देखते हैं, a/b + 2b/c = CD + 2b/c, अर्थात हमारे पास जो अज्ञात था वो अपने आप आ जाएगा, यानी कि AC + 2b² BC = c² + BD/CD। हमारे पास ये आसानी से हल हो गया, यानी हमने क्या किया, ज्ञात से अज्ञात की ओर सरलता से चले गए। अब इसी तरह से बहुत सारे समस्याओं के समाधान के लिए हम संश्लेषणात्मक उपागम का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके गुण क्या हैं, इनमें क्या क्या ऐसी अच्छाइयाँ हैं, सकारात्मक पक्ष हैं, जिस कारण संश्लेषणात्मक उपागम का बहुत अधिक प्रयोग गणित अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में प्रायः किया जाता है। तो बहुत कम समय व्यय होता है। हमने पहले भी बात की थी, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक उपागम एक दूसरे के विपरीत हैं। जो एक में गुण होंगे वो दूसरे में अपने आप दोष बन जाते हैं और एक के दोष दूसरे में गुण। तो हमने विश्लेषणात्मक उपागम में क्या देखा था कि सबसे बड़ा दोष था कि वहाँ बहुत अधिक समय लग रहा था, क्योंकि संश्लेषणात्मक विधि उसकी बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, तो इसमें बहुत कम समय लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे ज्ञात तथ्यों से हम अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात पहले से दी हुई चीज़ें हैं उसको सरलता से हल कर पाते हैं। दूसरी बात आती है कि वहाँ पर क्या था, हमने बात की थी विश्लेषणात्मक उपागम की, तो वहाँ पर वो पूरी प्रक्रिया विद्यार्थी केंद्रित थी, यानी कि पूरी प्रक्रिया का जो भी क्रम था वो विद्यार्थी अपने आप निर्धारित करता था। यहाँ एकदम विपरीत परिस्थिति है, जहाँ शिक्षक केंद्रित परिस्थितियाँ हैं। शिक्षक अपने आप निर्धारित करता है कब किस प्रकार कौन सी समस्या विद्यार्थियों के समक्ष रखनी है और किस प्रकार उनसे हल कराना है। तो यहाँ सभी विद्यार्थियों को एक ही साथ एक ही पाठ पढ़ाया जाता है, एक ही तरह के सारे स्टेप्स बताए जाते हैं। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा, यानी शिक्षक पर पूरी तरह निर्भर रहती है ये प्रक्रिया। गणित की अधिकतर समस्याएं जब हमने बात की थी वहाँ पर विश्लेषणात्मक उपागम में, तो हम पा रहे थे कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारे प्रकरण हैं जिनमें हम विश्लेषणात्मक उपागम का सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकते। इसी के विपरीत संश्लेषणात्मक उपागम ज़्यादा सरल है, इसका हम अत्यधिक प्रयोग कर सकते हैं। गणित के अधिकतर समस्याएं ऐसी हैं जिनमें हम संश्लेषणात्मक उपागम का सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। संश्लेषणात्मक उपागम में एक और लाभ भी होता है कि इसमें शिक्षक की मेहनत बहुत कम होती है। उसको केवल शिक्षक को एक बार दर्शाना होता है और विद्यार्थी उसका अनुसरण करता है, तो उसकी मेहनत कम हो जाती है। अब इतना अच्छा है तो फिर इसी को सब जगह अपनाया जाए, इसको क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि इसमें भी कुछ अपने निहित दोष होते हैं। तो इनमें क्या त्रुटियां, क्या दोष या क्या इसके ऐसे नकारात्मक पक्ष है, चलिए उसको भी एक बार जानने का प्रयास करते हैं। तो हमने जहाँ पहले की तरह यहाँ भी वही चीज़ है कि जो वहाँ पर गुण थे वो यहाँ दोष हो गए। यानी विश्लेषणात्मक उपागम में क्या गुण थे कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक प्रभावशाली था। यहाँ संश्लेषणात्मक उपागम में हम क्या देख रहे हैं, यही सबसे बड़ी कमी है कि मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक प्रभावशाली बिल्कुल नहीं माना जाता। वहाँ हम देख रहे थे विश्लेषणात्मक में कि जहाँ हम वहाँ तर्क शक्ति पर महत्व दे रहे थे, सृजनात्मक शक्ति पर महत्व दे रहे थे। यहाँ संश्लेषणात्मक उपागम में हम क्या देख रहे हैं, रटने पर, स्मरण शक्ति पर अधिक महत्व दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर शिक्षक केंद्रित विद्यार्थी रहता है, निर्भर रहता है। वहाँ पर विश्लेषणात्मक में विद्यार्थी अपने आप सब चीज़ें निर्धारित करता था। वहाँ विश्लेषणात्मक उपागम में हम देख रहे थे ज्ञान बहुत अधिक स्थायी होता है। इसी के विपरीत संश्लेषणात्मक उपागम में यहाँ हम देखते हैं ज्ञान बिल्कुल स्थायी नहीं होता, रटने पर आधारित है, अर्थात कुछ समय अंतराल बीतने पर प्रायः ऐसा पाया जाता है कि विद्यार्थी रटी हुई चीज़ें भूल जाता है।
जबकि वहाँ क्रियाशील रह के विश्लेषणात्मक में स्वयं करके सीखा था तो भूलने की संभावना कम हो जाती है। यहाँ पर विद्यार्थी से अधिक शिक्षक सक्रिय रहता है। विद्यार्थी मूक दर्शक की तरह देखता है, बिना समझे आगे अनुसरण करने का प्रयास करता है। आगे बात करते हैं तो विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक उपागम में तुलना करके देखते हैं। अब हमने बात कर ली विश्लेषणात्मक उपागम के गुण, दोष, विशेषताओं की, और संश्लेषणात्मक उपागम के क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। अब हम चलिए इन दोनों में तुलना करके देखते हैं। तो विश्लेषणात्मक उपागम की बात करें तो उसका सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि वह अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ रहा था। इसी के विपरीत अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, संश्लेषणात्मक उपागम में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। विश्लेषणात्मक उपागम में हम जहाँ बात करते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत प्रभावशाली माना जाता है, उत्तम विधि मानी जाती है, वहीं पर तर्क शक्ति का भी विकास होगा, विद्यार्थी बहुत अधिक सृजनात्मक भी रहेगा। यहाँ हम देखेंगे संश्लेषणात्मक उपागम में क्या हो रहा है, आपका बिल्कुल भी मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावशील नहीं है। तर्क शक्ति के विकास को या सृजनात्मक शक्ति के विकास को एकदम महत्व नहीं दिया जा रहा। किस चीज़ को महत्व दे रहे हैं, रटने पर यानी स्मरण शक्ति पर। जहाँ हम बात करें विश्लेषणात्मक उपागम में विद्यार्थी सक्रिय रहता है, हर वक्त सीखने का प्रयास स्वयं करता है, कार्य स्वयं समस्या का हल करना चाहेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के समस्या को। यहाँ संश्लेषणात्मक में हम क्या देखेंगे, शिक्षक अपने आप यहाँ प्राथमिक भूमिका में रहता है, वही शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया को निर्धारित करता है, कब क्या बताना है, किन तथ्यों को, और विद्यार्थी केवल उनका गौण भूमिका निभाते हुए अनुसरण करेगा। इसी के विपरीत अगर हम देखते हैं विश्लेषणात्मक में फिर बात करते हैं शिक्षक की, तो शिक्षक यहाँ गौण भूमिका में रहता है, और जबकि अगर हम बात करें संश्लेषणात्मक में वहाँ शिक्षक की भूमिका प्राथमिक हो जाती है। तर्क शक्ति के विकास के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो ज्ञान की भी बात करना आवश्यक है। तो वो ज्ञान अधिक स्थायी कब होगा, जब हम बात करेंगे विश्लेषणात्मक विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान की। क्यों, क्योंकि करके सीखा, जब स्वयं करके सीखता है मनुष्य तो उस चीज़ का मस्तिष्क में स्थायी स्थान अधिक होने की संभावना है। इसी के विपरीत संश्लेषणात्मक उपागम में हम क्या देख रहे हैं, ज्ञान कम स्थायी होता है। क्यों, क्योंकि उसने केवल अनुसरण किया और रटा या स्मरण शक्ति पर निर्भर रहा। तो सबसे बस एक ही सबसे मुख्य कमी है जो हम देखेंगे वो हमारे विश्लेषणात्मक में, वह है समय बहुत अधिक व्यय होता है। एक ही विषय को या प्रकरण को पढ़ाने में बहुत अधिक समय शिक्षक का लग जाएगा। जबकि हम बात करें संश्लेषणात्मक उपागम की तो सरलता से कम समय में अधिक से अधिक विषयों को पढ़ाया जा सकता है। सभी विद्यार्थियों के लिए एक सा उपयुक्त विधि मानी जाती है। विश्लेषणात्मक में ये भी एक कमी मानी जाती है कि अगर हम बात करें व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पे तो वहाँ पर सभी विद्यार्थी एक सी क्षमता वाले नहीं होते, तर्क शक्ति, धैर्य या रुचि, तो उन सब में हो सकता है विश्लेषणात्मक उपागम उतना प्रभावशाली सिद्ध ना हो। जबकि यहाँ क्योंकि संश्लेषणात्मक उपागम में केवल अनुसरण करना है तो सभी प्रकार के विद्यार्थियों को अधिकतम समस्याओं के लिए हम इस उपागम का प्रयोग कर सकते हैं। बस एक चीज़ अंत में मैं कहना चाहूँगी कि दोनों उपागमों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद ये ध्यान में रखिएगा, गणित एक ऐसा विषय है जो बहुत जटिल है और इसमें बहुत सारे ऐसे उपविषय होते हैं या ऐसे प्रकरण होते हैं जहाँ पर विश्लेषणात्मक उपागम ज़्यादा अच्छा सिद्ध होता है। कुछ जगह हम देखते हैं संश्लेषणात्मक उपागम, और प्रायः ऐसा पाया जाता है कि दोनों ही की मिश्रित उपागम, अर्थात कुछ हिस्से में हम संश्लेषणात्मक उपागम का प्रयोग करेंगे और कुछ में विश्लेषणात्मक। ये निर्भर करता है पाठ्यचर्या में किस प्रकार के आपके समस्याएं हैं, किस प्रकार के कौशल हैं, किस स्तर का विद्यार्थी है, प्राथमिक स्तर का है, माध्यमिक स्तर का है या उच्च स्तर का है। साथ साथ शिक्षक कितना कुशल है, शिक्षक की कुशलता पर, उसकी क्षमता पर भी निर्भर करता है कि वो पूरी शिक्षक प्रक्रिया जो है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ा रहा है, समय कितना है उसके पास और संसाधनों की कितनी बाध्यता है। ये सब अपने आप में निर्धारित करेंगी कि कौन से उपागम का कहाँ प्रयोग किया जाए, कितना प्रयोग किया जाए। हो सकता है दोनों का 50-50% किया जाए, कहीं हो सकता है विश्लेषणात्मक केवल सिखाने के लिए तर्क शक्ति विकास हेतु 10 या 20% पाठ्यचर्या पे प्रयोग हो और बाकी 80% में हम देखें कि हम संश्लेषणात्मक उपागम का प्रयोग कर रहे हैं।
ये भी है कि मूल्यांकन में हम देखेंगे तो वहाँ भी समस्या आएगी। विश्लेषणात्मक उपागम सरल तरीके से करने में कठिनाई आएगी मूल्यांकन में। तो हो सकता है हम कुछ ही हिस्से में ऐसा करें कि संश्लेषणात्मक को ज़्यादा महत्व दें और उसी के आधार पर मूल्यांकन करें। कहीं कहीं पर विश्लेषणात्मक के आधार पर हम उपागम का मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अंत में यही कहूँगी, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। नमस्कार।